तो हम सबसे पहले मतलब मैंने ये डिसाइड करा है कि कभी भी कुछ हम अपडेट्स बताएंगे या फिर क्या क्या चेंजेस आए हैं या रिटर्न कैसे भरने हैं कुछ भी बताएंगे, तो उससे पहले एक सेक्शन एक्सप्लेन करेंगे, जिससे एक सबसे पहले पढ़ाई हो जाए हम सबकी थोड़ी बहुत, कि जब से क्योंकि मैंने ये रियलाइज करा है कि किसी को ना भी ये नहीं पता कि इनपुट हमारा एलिजिबल कब है। इनपुट है, परचेज है, वो परचेज एलिजिबल कब है हमें नहीं पता। तो वो आती है दो सेक्शन से, एक सेक्शन 16 से जो कहता है कि आपका एलिजिबल, आप कब एलिजिबल हो इनपुट लेने के लिए, और दूसरा आप एलिजिबल तो हो बट फिर भी आपको नहीं दे रहे क्योंकि सेक्शन 17(5) में लिखा हुआ है, जैसे गाड़ी का या और फूड का हम पढ़ते हैं नॉर्मल डेज पे। तो आज जसप्रीत सेक्शन 16 बताएगा, अगली बारी सेक्शन 17(5) बताएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा इनपुट स्ट्रांग हो जाएगा कि मतलब ये क्वेरी नहीं आएगी जो मेरे को फोन पे आती है कि इसका इनपुट मिलना है या नहीं मिलना। ठीक है, तो ओवर टू जसप्रीत, ही विल स्टार्ट दिस सेशन, फिर उसके बाद मैं अपडेट्स दूंगा। उससे पहले सारे अपना फ़ोन साइलेंट कर लो, बीच में कोई कॉल्स अटेंड नहीं करेगा। किसी का कॉल आ रहा हो, किसी क्लाइंट का आ रहा हो, तो कट करके जो मैसेज होता है वो डाल दोगे कि इन अ मीटिंग प्लीज़ लेट अलाउ मी कॉल बैक। हाँ, तो पहले तो सबका थैंक्स कि आपने अपॉर्चुनिटी दी अपने सर ने, अमरदीप सर ने। तो हम आज पढ़ने वाले सेक्शन 16 की है क्या चीज़। सेक्शन 16 इसकी हेडिंग है आईटीसी टैक्स क्रेडिट, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो हमारा है क्या होता है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन हम सबको पता है आईटीसी क्या होता है। सबको पता है आईटीसी क्या होता है, अनंत तो पता ही होगा। आईटीसी होता है जब हम अपना क्लेम करते हैं परचेज करते हुए। ठीक है, तो हम सेक्शन 16 में ना क्या है, सेक्शन 16 कहना है एलिजिबल एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। सेक्शन की हेडिंग है ये कि हम कब एलिजिबल है, उसकी क्या क्या कंडीशंस है आईटीसी क्लेम करने की गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से। और जो सर बता रहे थे कि सेक्शन 17 उसमें आता है कि आपका अप्रोचमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। उसमें बताता है कि आप कितना किस क्रेडिट का कितना पार्ट ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो। उसमें आपके ब्लॉक क्रेडिट क्या है वो सेक्शन 17 क्लियर करता है आपको। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये सेक्शन 18 बताता है आपको कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी है आईटीसी लेने की। ठीक है, तो वो सेक्शन 18 बताएगा आपको। तो अभी हम जो फोकस करेंगे सेक्शन 16 में करेंगे, बहुत ईजी और बेसिक चैप्टर है। ठीक है, हमें उसको समझना है कि हम एलिजिबल कब होते हैं और कंडीशंस क्या क्या है हमें आईटीसी क्लेम करने की। ठीक है, सेक्शन 16 के एलिजिबल 4 ही सब सेक्शन है इस सेक्शन के। ठीक है, और सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 कहता है कि आप एलिजिबल कब होते हैं आईटीसी लेने के। तो पहली गवर्नमेंट कहती है कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए अंडर जीएसटी एक्ट के। आपके पास जीएसटी नंबर मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों, मान लीजिए मैंने आउटवर्ड सप्लाई करी किसी को। ठीक है, तो मैंने अपना टैक्स उससे क्लेम किया। ठीक है, सॉरी मैंने किसी से परचेज किया तो मैंने उससे अपना टैक्स दे के आया, मैं उसको उसके पोर्शन पे उसके टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स दे के आया। बट क्या मैं बेचते हुए उसको आउटवर्ड कर सकता हूँ, खरीदते हुए तो मैं टैक्स दे के आया क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। तो मैं कुछ भी परचेज करने जाता हूँ मैं उस पर टैक्स देता हूँ। टीवी परचेज किया, कुछ भी किया, तो क्या मैं उस पर आईटीसी ले सकता हूँ अगर मेरे पास जीएसटी नहीं है? नहीं। रीजन क्यों, क्योंकि मैं उसको बेचते हुए उसको आउटवर्ड नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं। तो गवर्नमेंट ने पहली कंडीशन रखी है कि आपको अगर आईटीसी लेना है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तभी आप एक एलिजिबल कंडीशन पूरी करते हो। पॉइंट 1 सेक्शन 1 कह रहा है, ये सब सेक्शन 1 कह रहा है। पॉइंट 2 कहता है इसके अंदर सब सेक्शन के अंदर कि गुड एंड सर्विस टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। क्लियर, आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज अवेल करते हो वो आपकी बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ अदर पर्पस के लिए आपने यूज किया तो आप आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ यही तो कैटेगरी है सब सेक्शन 1 के अंदर जो कहता है कि आप ओनली रजिस्टर्ड पर्सन टेक आईटीसी। और सेकंड पॉइंट कहता है कि आपकी जो गुड एंड सर्विसेज है वो आपकी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो कोई सा भी, वैसे तो बहुत ईजी एग्जांपल्स हैं इसके कि मैंने कुछ चीज़ परचेज करी और मैंने अपने घर पे लगा दी। मान लो मैंने एसी परचेज किया, मैंने अपना लिया और मैंने घर पे लगा दिया, वो क्या मेरे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है? नहीं, दैट इज माय पर्सनल यूज।
तो गवर्नमेंट कहती है अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, आपके पास जो गुड्स एंड सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या ले रहे हो। हाँ जी सर। सर जैसे मैं कोई कंपनी का बंदा हूँ, ठीक है, कंपनी में काम करता हूँ, मैंने दवाइयाँ ले ली हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो सर उस पर मिलेगा हमें? नहीं, क्यों सर? क्योंकि वो बिजनेस पर्पस नहीं है ना। पहली जो मेन कंडीशन है वो ये है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। नहीं ले सकते? नहीं ले सकता जहाँ बिजनेस पर्पस नहीं। सबसे पहले कंडीशन क्या देखनी है, आप रजिस्टर्ड हो, वो तो बंदा रजिस्टर्ड होता ही 99% केसेस में। दूसरा, क्या वो बिजनेस पर्पस है। पहली कंडीशन ये, अगर वो बिजनेस पर्पस नहीं है तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब अगर ये मेरे बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा, क्योंकि जीएसटी नंबर किस पे मिला, बिजनेस पे मिला, पर्सनल पे नहीं मिला। दैट इज द कंसेप्ट। सर बिजनेस पे जैसे अगर मिला है तो जैसे तो फिर अभी आपने बोला था ना कि इसका इनपुट ले सकते हैं। अब मान ले, इसी को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेडिसिन आई, मैंने कहा मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए यूज करता हूँ। अच्छा। मेरे एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनका सिर दर्द होता है, तो उनको डिस्प्रिन की जरूरत है। डायरेक्टर को इसमें एम्प्लॉय कंसीडर करेंगे? हाँ, मतलब डायरेक्टर अगर वर्क कर रहा है, फुल टाइम डायरेक्टर है, स्लीपिंग नहीं है, तो यस वो उसमें आएगा और उसका इनपुट मिल जाएगा। फिर वो बिजनेस पर्पस हो गया ना, फिर वर्ड चेंज हो गया। फिर आप ये वो नहीं बोलोगे कि वो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं। अब ऑब्वियसली कोई हार्ट अटैक की या हार्ट की वो है दवाइयाँ है, तो उस पे इनपुट नहीं मिलेगा। मगर अगर आप कहो कि कोई नॉर्मल डिस्प्रिन, सैराडोन जो ऑफिस में होती है, और हर ऑफिस में होती भी है, तो उन पे इनपुट मिल जाएगा। घर का राशन वगैरह देंगे उस पे भी इनपुट नहीं करेंगे? अब घर का राशन है, ठीक है, तो पहले बात तो घर का आया वर्ड तो मिलना ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलना। सर लेकिन बिल कंपनी के नाम पे भी तो आया हुआ है। अब वही है ना, आप फिर ये वर्ड मत यूज करो कि वो बिल किसके नाम पे करवाया हुआ है। आप ये बोलो कि वो कंपनी में ही राशन यूज हुआ है, तो वो सेक्शन 16 में तो मिल जाएगा। मगर फिर उसका आगे 12 सेक्शन 17(5) में कि फूड के ऊपर हमें क्रेडिट नहीं मिलता, तो ये कंसेप्ट लग जाएगा। तो हमें पहले सेक्शन 16 देखना है, फिर 17(5) देखना है। तो सेक्शन 16 में तो टिक हो जाएगा अगर वो बिजनेस पर्पस है, मगर 17(5) में भी फिर उसके बाद देखना पड़ेगा। ऑफिस होते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम होता है या कुछ काम हो, तो उसके अंदर वही कर सकते हैं। 16 के हिसाब से आप ले सकते हो। अभी सिर्फ इतना करो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट, बिजनेस पर्पस है तो मिलेगा। हाँ 16 पे रहो अभी, आप 17 पे मत जाओ, ब्लॉक हाँ। क्रेडिट पे मत जाओ अभी, ठीक है। 16 की बात करें, 16 पे रहो। अगर बिजनेस पर्पस है तो मिले। ठीक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 इतना ही है। दो कंडीशन आपको क्लियर करनी है। मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, और जो इनवर्ट सप्लाई है दैट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। सेक्शन सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर टेकिंग आईटीसी। आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, फुलफिल करनी है कि आप आईटीसी ले सकते हो? तो पहले तो आपको तो एलिजिबल होना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और पर्पस बिजनेस होना चाहिए आपका, ठीक है। अब सेटिस्फाइड क्या करना है, इसके अंदर 4 पार्ट है जो गवर्नमेंट कहती है अगर फुलफिल करते हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। पहला कहता है पोजेशंस ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। आप कुछ भी सब परचेज कर रहे हो या कुछ भी इनपुट लेना चाहते हो, उसके लिए आपके पास कोई ऑथोराइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। आपके पास टैक्स इनवॉइस मैंडेटरी होना चाहिए, और वो टैक्स इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 होना चाहिए। मतलब उसमें लिखा है कि अगर जो हम लोग इग्नोर करते हैं, मान लो इनवॉइस के ऊपर एचएसएन नहीं लिखा, तो वो वैलिड इनवॉइस नहीं है। उसके ऊपर डिपार्टमेंट कभी भी कह सकता है कि ये आपका वैलिड इनवॉइस नहीं है, और अगर वैलिड इनवॉइस नहीं है तो आपका आईटीसी वैलिड नहीं है, इसको रिवर्स करो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप इनपुट क्रेडिट, अब देखो ध्यान से इस बात को समझो कि सिर्फ ये नहीं कि इनपुट क्रेडिट 2B में रिफ्लेक्ट कर गया तो वो वैलिड इनपुट क्रेडिट हो गया। जो भी इनपुट क्रेडिट आप अपने क्लाइंट्स का बुक करते हो, तो उसके लिए आपको सेक्शन 31 की कंडीशन पता होनी चाहिए कि इनवॉइस के ऊपर क्या क्या होना चाहिए। तो आपको वो भी चेक करके उनको कंसल्ट करना है कि ये इस पर कोई चीज़ मिसिंग है, ठीक है। मान लो इनवॉइस नंबर ही नहीं आ रहा उसके ऊपर, आप लोग पहले निकालते हो ना कई बार कि ये तो प्रोफोमा इनवॉइस है, इस पर इन्होंने आईटीसी ले रखा है, ठीक है ना। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। तो सेक्शन 31 भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। अब इस सेक्शन के अंदर एक बार लिखी है ही इज अ पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब।
अब इसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात हो रही है। अब इस सेक्शन के अंदर जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात हो रही है, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की बात नहीं हो रही। इस सेक्शन के अंदर बात हो रही है कि मैंने सर्विसेज देनी थी 5 लाख की, मैंने दी 6 लाख की वर्दी जी को, ठीक है। तो जो मैंने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा सर्विस दे दी, वो उसका क्या बात हुई थी 5 लाख की, मैंने दे दिया 1 लाख की सर्विसेज सबको 6 लाख की। तो जो मैं 1 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा इनवॉइस बना रहा हूँ, वो मेरा डेबिट एंड क्रेडिट नोट में काउंट होता है इस सेक्शन के हिसाब से। उसको इस सेक्शन के अंदर डेबिट क्रेडिट नोट कहा गया है। सर्विसेज की बात होती 5 लाख की, पर मैंने दे दी 6 लाख की, ठीक है। तो इन्होंने तो 6 लाख अवेल करना है ITC, ठीक है, उसमें जितना भी टैक्स लगा उतना ही अवेल करना है, ठीक है। बात होती 5 लाख की, तो 5 लाख का आपने इनवॉइस रेज किया, जो 1 लाख एक्स्ट्रा सर्विस दे दी मैंने, तो उसका हम इनवॉइस क्यों नहीं रेज करेंगे, उसको हम सर, डेबिट क्रेडिट नोट invoice क्यों raise बोलेंगे? करेंगे। उस इनवॉइस को यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट कहा गया। प्रैक्टिकली समझाता हूँ। 5 लाख रुपए का इनवॉइस था, मैंने इसको सर्विसेज दे दी 6 लाख रुपए की, ठीक है। तो जो इनवॉइस 5 जो मैंने सर्विसेज दी, वो सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन या गुड्स मान लो फॉर सिंप्लिसिटी, मैंने गुड्स दिए, बाद में मैंने कहा भाई ये 6 लाख के थे, 5 लाख के नहीं थे, बट इसने इनवॉइस 5 लाख की बना रखी है। अब ये 1 लाख रुपए का सेपरेट इनवॉइस इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि गुड्स नहीं ट्रैवल हो रहे, तो वो 1 लाख रुपए का डेबिट या क्रेडिट नोट बनाएगा सेटलमेंट करने के लिए, और उसके बेसिस पे अगले को इनपुट मिलेगा। ठीक है, सर्विसेज अवेल होगा नहीं, गुड्स की में भी हो जाएगा, लेकिन अगर गुड्स में की तो मेन है। लेकिन अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है हाँ तो उसमें हमें ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। हाँ वो ई-वे बिल डेबिट क्रेडिट नोट के बेसिस पे बन जाएगा। सर, आपकी मूवमेंट नहीं हो रही तभी डेबिट क्रेडिट नोट बनेगा। हाँ, मूवमेंट हो रही है तो मुझे टैक्स इनवॉइस रेज करना ही पड़ेगा। मूवमेंट हो रही तो आप टैक्स इनवॉइस रेज करोगे। ठीक है, समझ आ गया? सर कोई और एग्जांपल देना। हाँ, एक दो दे दो। तू मेरे पास आई, तूने कहा ऑडिट कर दो मेरी कंपनी का, मैंने कहा कर दूंगा। मैंने लिख दिया उसके ऊपर इनवॉइस के ऊपर GST ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 1 लाख रुपए ले लिए तेरे से। बाद में तूने कहा मेरे को तो 2A 3B का रिपो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मैंने कहा ऑडिट की बात हुई थी, ठीक है, चल तू कह रही है अच्छे रिलेशंस है, मैं तेरा ये काम कर देता हूँ, बट मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा इस ऑडिट के, अब क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी। तूने कहा ठीक है सर, 1.5 लाख रुपए भी दे दूंगी मैं। तो मैंने देखो इनवॉइस कितने का इशू करा हुआ है, 1 लाख रुपए का। अब मैं तेरे को कोई सेपरेट सर्विस तो नहीं दे रहा ना, सर्विस वही दे रहा हूँ, मगर पैसे कम या ज्यादा हो रहे हैं, तो उस कम या ज्यादा को एडजस्ट करने के लिए डेबिट या क्रेडिट नोट इशू होगा, और उसके बेसिस पे भी इनपुट एडजस्ट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है सर एक गुड्स का दे दो एग्जांपल, एक सर्विसेज का। आप अभी कह रहे हो कि ट्रैवल होगा, वो वाला चीज समझ अब रही गुड्स का एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए का माल बेच दिया, ठीक है, और एक कंडीशन लगा दी कि 15 दिन में पैसे दो, तो 9.5 लाख दे देना, 50,000 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। और नहीं दिए तो 10 लाख का इनवॉइस इशू करा, 10 लाख की पेमेंट करोगे आप। तो अब मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए का इनवॉइस दिया, तुमने कहा 15 दिन में मैं दे देती हूँ पैसे, तो तुम्हें पैसे कितने देगी? 9.5 लाख देगी, बट इनवॉइस 10 लाख का था, बट उसको 50,000 को एडजस्ट करने के लिए एक सेपरेट इनवॉइस नहीं इशू करेगी, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करके एडजस्ट कर देगी। ये सेक्शन ये कह रहा है। बट क्या इस डेबिट क्रेडिट नोट के अंदर, यानी कैश डिस्काउंट वाले डेबिट क्रेडिट नोट के अंदर GST की कोई रिक्वायरमेंट होती है? ये तो कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है। हाँ, तो इसमें तो GST का कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। नहीं, कैश डिस्काउंट अगर इनवॉइस बनने से पहले ही डिस्काउंट हाँ, दे दिया, पहले नहीं फिर बना ना, आएगा। इनवॉइस तो 10 लाख का हुआ है, हाँ, उसके ऊपर एक कंडीशन है कि 15 दिन में वो करेगी तो होगा, तो कैश डिस्काउंट हुआ, फिर हम्म। ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, तो उस पर GST का इम्पैक्ट तो आएगा नहीं। नहीं, अगर ये 50,000 रुपीज कम देगी मेरे को, तो 9.5 लाख रुपए के ऊपर GST लगाएगी। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन कितनी है? 9.5 लाख रुपए की है। नहीं, कंसिडरेशन 10 लाख है, वो तो कैश डिस्काउंट है, पेमेंट करने का वो है। उस केस में आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट, Commercial credit note, हाँ, वही। दैट इज एन ऑप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल ही रहा है। अब इसको उल्टा ले लो, 10 लाख की जगह मैंने कहा यार ये गुड्स तेरे को सस्ते में चलेगा, 11 लाख के है, इस केस में गवर्नमेंट नहीं मानेगी, गवर्नमेंट कहेगी 11 लाख पे दो। हाँ, वो ठीक है, उसमें तो होगा। हाँ, तो द बेसिक कंसेप्ट इज कमर्शियल नोट कम के केस में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है, बट इसको अगर समझने के लिए हम करें तो ऊपर या नीचे कोई भी अमाउंट में हम सेटलमेंट कर रहे हैं, उस पर हम GST लगाएंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट पे लगाएंगे, कैश पे नहीं लगाएंगे। नहीं, इनवॉइस अगर बन गया, हाँ। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, इनवॉइस में कटा होता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें तो GST का मतलब ही नहीं ना। उसमें मेरा GST ऑलरेडी एडजस्ट होके आएगा,
लेकिन अगर बाद में जाके पेमेंट सेटल करने के लिए कम ज़्यादा पेमेंट करिए तो उसमें ऑप्शन है, उसमें कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करके विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, पहली कंडीशन थी पोजीशन ऑफ इनवॉइस, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। सेकंड कॉल में कहती है ठीक है आपके पास इनवॉइस है, बट आपके पास जो सर्विस या गुड्स ले रहे हो आपके पास रिसीव हो जाने चाहिए। सेकंड कंडीशन आपको ये फुलफिल करनी है। मैंने कोई गुड परचेज की 50,000 रुपये के, आप तो गवर्नमेंट का मेरे पास इनवॉइस है, तो क्या मैं आप आईटीसी ले सकता हूँ? गवर्नमेंट कहती नहीं, अभी नहीं, पहले आप गुड्स रिसीव कर लो। आपकी प्लेस पे आ गए, ठीक है। तो अगर आप कहते हो नहीं आए तो आप एलिजिबल नहीं होते या कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे आईटीसी, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा। गुड्स आप ले लेते हो तो गवर्नमेंट कहती है पॉइंट पहले आप पूरा करो। मतलब आपने एडवांस पेमेंट कर दी, अगर किसी को आपने एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है, और आप उस पर जीएसटी देते हो एडवांस पेमेंट के ऊपर भी, ठीक है, तो आपके जो पर्सन है जिसको आपने एडवांस दिया उसने उसके ऊपर जीएसटी भी पे कर दिया है, लेकिन क्योंकि अभी तक गुड्स आपको मिले नहीं है तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। लाइकवाइज सर्विसेज है कि आपने मेरे को ऑडिट फीस एडवांस में दे दी, ठीक है, और मैंने भी ऑडिट करना है, तो जब तक मैंने वो ऑडिट कर नहीं दिया तब तक आपको इनपुट मिलेगा नहीं। यानी गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव हो जाने चाहिए, सप्लाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता अपने ऑफिस की, तो मुझे उसके लिए टाइल्स चाहिए। मैं गया, मेरे को टाइल्स चाहिए, इतना लगेगा। तो सप्लाई कहता है कि ट्रक भर के आएगी टाइल्स, ठीक है। तो उन्हें उस समय का इनवॉइस दे दिया और मैं शाम को उसका वेट कर रहा हूँ या टॉयलेट तक ले रहा हूँ, पर अभी तक गुड्स आए नहीं है तो नहीं मिलेगा, आपको आ जाने चाहिए। अच्छा हुआ क्या कि मेरी कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, अब 2 दिन ट्रक आने हैं, इंस्टॉलमेंट्स होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है आप कहते हो कि मेरे पास एक ट्रक आ गया, अभी चार्ज पूरे नहीं हुए, एक आ गया, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट मैंने पेड कर दी, क्या मैं अब आईटीसी ले सकता हूँ? तो गवर्नमेंट कहते हैं आप अभी भी नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास अभी पूरे गुड्स नहीं आए। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी आपके गुड्स रिसीविंग की, जब आपकी ठीक है, जब आपकी लास्ट रिसीविंग होगी गुड्स की कि आपने सारे गुड्स लास्ट कब लिए, तब आप आईटीसी सप्लाई कंप्लीट हो गई, एक पर्टिकुलर ऑर्डर की, एक पर्टिकुलर इनवॉइस की सप्लाई टोटल कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको मिलेगा। इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, आई थिंक रनिंग बिल अकाउंट एक्सेट्रा के एक्सेप्शंस हैं, बट उसको फिर हम तो भी नहीं मान सकते, आधी सप्लाई भी हो तब भी नहीं मान कंप्लीटेड होना चाहिए पूरे का ये पूरा बोलना फाइनल होना चाहिए। इसका भी एक प्रोवाइजो में एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए था, आया किसी का नहीं। आनंद ने बोला कि मेरे को माल भेज दो, मैं भेजने लगा सुबह, कह रहा इसको ना बिल टू शिफ्ट कर दो, दीपजोत को भेज दो, तेरे पास तो गुड्स आए नहीं, ठीक है, बट तू क्रेडिट लेता है? बिल्कुल लेता है, क्योंकि पैसे तूने दिए, बिलिंग तेरे नाम पे हुई, जीएसटी लगना था वो तेरे हिसाब से हुआ, बट गुड्स पहुंच गए दीपजोत के पास। तो गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन डाल दी, प्रोवाइजो डाल दिया कि इफ द डायरेक्शन इज गिवन बाय द सप्लायर फॉर हिज गुड्स, क्योंकि जब वो खरीद चुका है तो वो उसके है, अब उसने डायरेक्शन दे दी कि उसको पहुंचा दो या किसी और को पहुंचा दो, मेरे बिहाफ पे है चीज मेरी, बट मेरे बिहाफ पे इंद्रजीत को पहुंचा दो, तो जैसे ही इंद्रजीत पे पहुंचे गुड्स वैसे ही आनंद को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक आगे सर, जैसे कुछ केसेस में होता है कि हम लोग इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, बिल हमारे पास है बट हमारे पास गुड्स नहीं है, तो आपका एलिजिबल ही नहीं है। हम नहीं कर सकते लॉस के साथ। अब एलिजिबल है सर, बट कंडीशन फुलफिल नहीं है, बट फिर भी मिल जाता है। हाँ, मतलब एलिजिबल ही आप तब होगे ना जब आप सारी कंडीशंस फुलफिल करोगे। तो आपके पास गुड्स नहीं है तो नो, एंड दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसका थर्ड पॉइंट कहता है टैक्स चार्ज इज एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। किसी ने आप गवर्नमेंट को जो आप टैक्स किसी ने आपसे आपने परचेज किया वो गवर्नमेंट को पेड कर चुका हो तो आपको आईटीसी मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है आप बोलते हो कि देखो मेरे पास इनवॉइस भी है, मेरे पास गुड्स भी आ गए, तो क्या मैं ले लूँ आईटीसी? तो गवर्नमेंट कहती है मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कि आप आगे पेड करके आए हो, ठीक है। तो ये उसको मेरे जो सप्लायर को क्या फाइल करना पड़ेगा? जीएसटीआर 1 तो मुझे मिलेगा, लेकिन 1 में पे तो नहीं होता, पे तो 3B में होता है। ये जीएसटीआर 3B की बात कर रहा है। ये 3B बात। अब मैं बताता हूँ, अभी 1 फेब को आ गया था अमेंडमेंट आई है इसी सेक्शन में, वो कहती है कि जब तक सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 नहीं भरेगा
यहाँ लिख दिया सप्लायर क्या करेगा, टैक्स पे नहीं करेगा, और एक वो 3B में पे करेगा, दूसरा वो 1 में भी दिखाएगा। तो 1 जब तक उसकी फाइल नहीं है तब तक आपको इनपुट नहीं मिलेगा। मतलब जो डाउट आता था सर 2A में नहीं है ले लूं क्रेडिट, वो डाउट 1 अप्रैल से रेस्ट हो गया। मतलब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक आपके 2A में नहीं है। जो 2B में है वही वाला, 2A या 2B में है वही, राइट। प्रोविजनल बेसिस पे सर ले सकते हैं हम आईटीसी, वो बाद में जब हम मिसमैच चेक करते हैं या ऑडिट करते हैं तो उसके अंदर हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना सप्लायर कितना बोल रहा था तो मैं कितना ले सकता हूँ। मिसमैच आ रहा है, मैंने बोला सप्लायर बोल रहा है 1 लाख देना मैंने आपका आईटीसी, पर मैं बोलता हूँ मैंने तो 1.5 लाख आपको पेड किया है, तो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी अभी क्या किया, आप देख लो प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ करती है गवर्नमेंट, बट ये ऑप्शनल तक का स्टार्ट हाँ मतलब ये लिखा था कि आप प्रोविजनल बेसिस पे ले लेना, बट ये स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। इसलिए ऊपर एक बार मैं कर दूं 5% जो डिफरेंस पे ले सकते हैं। नहीं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कंडीशन क्या कहती है कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, यहाँ पे जीएसटी 1 और 3B की बात हो रही है कि सामने वाले सप्लायर ने अपनी आपका जो भी आपने उससे परचेज किया तो दिख जाना चाहिए। अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूँ तो मेरे को अपनी क्या फाइल करनी है, जीएसटी 1। अगर मेरे को अपने लिए आईटीसी लेना है तो मुझे क्या चेक करना है, 2A चेक करना है। अगर वो वहाँ पे पेड करेगा तो मेरे 2 में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस है सबसेक्शन 2 की, 16 सेक्शन के सबसेक्शन 2 की कि क्या कंडीशन है कि आप सेटिस्फाई करो ये वाली कंडीशंस तो आप आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, जल्दी से गुजर होता है, पहले एलिजिबल कब हो गए, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और गुड्स जो सर्विसेज है बिजनेस प्रॉपर्टी होना चाहिए। कंडीशंस क्या कहती है, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए प्रॉपर ऑथेंटिक। ठीक है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स आपको सर्विस जो भी आप ले रहे हो आपके पास रिसीव हो जाना चाहिए, और जो टैक्स आपका बनता है सामने वाले से वो गवर्नमेंट को पेड कर चुका हो देखना चाहिए। ठीक है, और उसने अपनी रिटर्न्स फर्निशिंग कर दी हो पूरी तरीके से प्रॉपर वे में। अगर मान लो हमने सब कुछ कर दिया, पेड भी हो गया, बिल भी आ गया, वो भी हो गया, पर क्लाइंट की ओर से उन्होंने जीएसटी आंदोलन में लेट डाला, जनवरी का इनवॉइस वो डाल रहे हैं मार्च में, अप्रैल में, तो हम तो तेरे को अप्रैल में मिलेगा। अप्रैल में मिलेगा। कंडीशन कब पूरी हुई सारी, अप्रैल में। उन्हें रिटर्न लेट फाइल की उसने पॉइंट बोला ना, क्या कि उसने रिटर्न नहीं फाइल किया आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो लेट फाइल हुआ तो लेट मिलेगा। अब इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है, आईटीसी नॉट एडमिसिबल इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट ओनली इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स एंड प्लांट मशीन जिसपे मतलब फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर, लैपटॉप, व्हीकल पे तो चलो मिलता ही नहीं, बट चलो कमर्शियल व्हीकल मान लेते हैं, आपने कोई परचेज किया, उसको आपने अपनी बुक्स में पूरा का पूरा बुक करके उस पर डेप्रिसिएशन ले ली टैक्स वाले कंपोनेंट पे भी, अच्छा तो फिर इनपुट मिलने का मतलब ही नहीं, दो जगह थोड़ी लोगे आप क्रेडिट। तो आपको जो अपना फिक्स्ड एसेट बुक करना है डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, वो सिर्फ बेस अमाउंट से बुक करना है, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर ले 1 लाख रुपए की अगर मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी ली है, ठीक है, या 1 लाख रुपए का मैंने एसी लिया है, तो 1 लाख प्लस उसके ऊपर जीएसटी 28,000 हो गया, 1,28,000। ठीक है, तो मैं जो डेप्रिसिएशन लूंगा इनकम टैक्स की वो 1 लाख रुपए के ऊपर लूंगा। अगर मैंने 1,28,000 के ऊपर बुक कर ली तो मुझे 28,000 रुपए का इनपुट नहीं मिलेगा। टैक्सेबल वैल्यू पे होगा। ठीक है, ये सेक्शन बस इतना ही कहता है इसमें। और सेक्शन 4 कहता है कि द टाइम, सब सेक्शन 4 कहता है द टाइम लिमिट ऑफ अवेलेबल आईटीसी, आपके पास क्या टाइम लिमिट है जब आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर गवर्नमेंट ने 2 बात बोली है। एक तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसका असेसमेंट ईयर इस सितंबर की ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट सितंबर की 20 अक्टूबर। 3B की, ठीक है, क्योंकि आप आईटीसी 3B में क्लेम करते हो, 1 में नहीं करते। ठीक है, एक वो डेट। सेकंड गवर्नमेंट कहती है द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की डेट क्या है हमारी, 31 दिसंबर। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा, असेसमेंट ईयर की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। तो हर केस में आपका सितंबर की ड्यू डेट ही होगी। तो 18-19 का क्रेडिट लेने के लिए 20 अक्टूबर 2019, 19-20 का 20 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट।
और अगर आपको लगता है इसमें जैसा सर बोला सितंबर होगा, अगर आपको लगता है कि आपकी बुक्स बहुत अच्छी है, आपका कोई मिसमैच नहीं आ रहा, सब कुछ अच्छा है और आपने ड्यू डेट से पहले और सितंबर से पहले अपनी रिटर्न भर दी है, तो क्या होगी डेट आपकी? जो हमने मीट रिटर्न सर्विस कर दिया है। अब वहाँ पे जो हमने पहले रिटर्न भर दी वो पहले मानी जाएगी। उसके बाद आप कहते हो कि मेरा ये आईटीसी रह गया, तो वो आपको नहीं मिलेगा, वेल नहीं कर सकते, यही ना सर? ऐसी है ड्यू डेट का कोई लेना देना नहीं है फाइल डेट से। अगर तुमने जीएसटीआर 9 पहले फाइल कर दी तब भी आपकी ड्यू डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि वर्ड यूज करा है इसमें ड्यू डेट क्या है, फाइल डेट वर्ड यूज नहीं करा। तो अगर आपने जीएसटीआर 9 पहले भी भर दी तो भी 20 अक्टूबर तक हम ले तो सकते भी हैं। आप 20 अक्टूबर तक ले सकते हो, ये मेरा मानना है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 16 खत्म होता है कि कब हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं। हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जसप्रीत सिंह। और एक टाइम लिमिट में ये कहता है गवर्नमेंट, एक छोटा सा एक्सेप्शन केस है इस सेक्शन के अंदर, कि मैंने परचेज कर लिया, ठीक है, 18,000, मैंने 1 लाख रुपए के ऊपर परचेज किया, 18,000 रुपये दे आया, मैंने आईटीसी क्लेम कर दिया, बड़े आराम से बैठा हूँ और नवजोत से मैंने परचेज किया, मैंने ले लिया, इसको पेमेंट ही नहीं करी और मैं खुश हूँ, मैंने आईटीसी अवेल कर लिया, मेरा टैक्स कम हो गया। और मेरा टैक्स कौन भरा है? नवजोत सिंह भराया, क्योंकि इसका तो आउटवर्ड है, इसने मुझे सेल करी है और ये पेड भी कर रहा है। क्या पेड कर रहा है? जो मैंने इसको पेड ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने इससे कुछ परचेज किया है विद इन 180 डेज तक अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करते, तो आपने जो आईटीसी लिया है उस समय जो आपने बेनिफिट लिया है, तो वो बेनिफिट आपका रिवर्स हो जाएगा, वो आपकी इनपुट से आउटपुट में कैलकुलेट हो जाएगा और अब आपको पेड करना है विद इंटरेस्ट। चलो जी, मैं डर गया कि भैया ये तो गड़बड़ होगी, 18,000 रुपये देने पड़ जाएंगे वापस, ठीक है। तो मैं नवजोत को 180 डेज के बाद पेड कर देता हूँ। तो क्या अब मैं आईटीसी ले सकता हूँ? यस। यस, मैं आईटीसी ले सकता हूँ। गवर्नमेंट कहती है चलो आपने पेड किया, उसने रिटर्न दिखाई अपनी, ठीक है, अब आप आईटीसी ले सकते हो, बट हाँ छोड़ना नहीं आपको, आपने मेरा जो अमाउंट था, आपने रेवेन्यू मेरे को लेट जनरेट हुआ, उसका इंटरेस्ट आप पेड कर दो। मतलब वो पैसे आपको पहले देने चाहिए थे, आपने पहले लेके रख लिए, आपको एलिजिबल आप बाद में हुए हो, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट आपको फिर भी देना ही देना है। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? मैंने मान लो 200 दिन बाद पेमेंट करी, 18,000 क्रेडिट तो मिल गया, तो इंटरेस्ट 20 दिन का नहीं, पूरे 200 दिन का लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या रिटर्न्स में अब जरूरी है बताने के लिए। कोई भी QRMP वाली लॉगिन कर दो और टीवी पे वो भी बिना विनय अरोड़ा का कॉम्पोजिशन नहीं है। अच्छा, हेलो एवरीवन। तो थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि क्या चेंजेस आए हैं रिटर्न भरने में जनवरी से, क्योंकि अब जनवरी की रिटर्न जानी है तो क्या क्या ज़रूरी है अब कंप्लाइंसेस करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे QRMP। अब QRMP एज पर दी डेटा मोर देन 90% लोगों ने सिलेक्ट नहीं करा, ठीक है। तो लोगों ने बॉदर ही नहीं करा कि 31 जनवरी जो लास्ट डेट थी QRMP सिलेक्ट करने की, उस पर जाके हम QRMP सिलेक्ट करें। पीपल वर हैप्पी विद GSTR 1 and 3B देयर एग्जिस्टिंग सिस्टम। बट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला जो काफी लोगों ने मिस कर दिया। उस सर्कुलर में क्या लिखा था? अगर आपकी टर्नओवर 0 to 1.5 करोड़ है और आप क्वार्टरली वाले हो, दूसरा आपकी 1.5 to 5 करोड़ है और आप मंथली भर रहे हो, तो आपको डिफॉल्ट QRMP स्कीम में डाल दिया जाएगा। तो अगर आपको QRMP सिलेक्ट नहीं करना तो आप यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, ऑप्शंस में जाके आप ये सिलेक्ट करो कि आई वांट मंथली पेमेंट, आई वांट मंथली GSTR 3B ओनली एंड नॉट QRMP। तो अब लोगों ने वो भी एक्सरसाइज नहीं करा, तो हुआ क्या? मैक्सिमम केसेस में जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका QRMP सिलेक्ट हो गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा रिटर्न भरनी कैसे है। सबसे पहले अगर हम देखें, सर ये सिस्टम है, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करने की डेट क्या है हम ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट डे एक क्वार्टर में, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ से लेके लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, मीनिंग जनवरी से
अगले मंथ की अगर हम बात करें, अप्रैल मई जून की, अगर हम QRMP चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करने की डेट 1 फेब से लेके 30 अप्रैल तक है, ठीक है। और अगेन अगला महीना जुलाई अगस्त सितंबर को सिलेक्ट करने के लिए तो 1 मई से 31 जुलाई तक हो जाएगी। तो ये ऑप्ट आउट करने के लिए है, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने के लिए। और पहले मैंने बताया तो कि नहीं आप करूंगा तो डिफॉल्ट क्या होगा? डिफॉल्ट मैंने बताया ना, अगर आप 0 to 1.5 में और क्वार्टरली भर रहे हो, अच्छा, ये हर बार यही होगा? हर बार ये आपका डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसका सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 147 आई गेस, तो उसमें ये बात लिखी गई थी कि आपको 0 to 1.5 क्वार्टरली हो डिफॉल्ट QRMP, 1.5 to 5 डिफॉल्ट QRMP, ठीक है। तो अब हमें ये सिलेक्ट कैसे करना ऑप्शन, सर्विसेज में जाके, रिटर्न्स में जाके ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अगले साल वी डोंट वांट कि हम क्वार्टरली करें, हमें PMT 06 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली में मैं अभी बताऊंगा मेहनत वाला काम है, ठीक है। तो हम चाहते हैं हम जो चल रहा है वैसे ही चले। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा हो जाएगा 21-22, यहाँ पे हम मंथली सिलेक्ट करके सेव कर देंगे एंड डन, कोई OTP नहीं, कुछ नहीं। मॉडिफाई हो सकता है बाद में? अब नहीं, हाँ मॉडिफाई हो सकता है टिल द डेट। ये देखो, सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम 1 फेब टू 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक आप कर सकते हो, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद तो आपकी पहले महीने की PMT 06 का टाइम शुरू हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। अब हमने मान लो, मतलब हमें कब क्या करना है, ये देखो यहाँ पे 1 मई से 31 जुलाई, ये इन्होंने टाइम दे दिया कब आप उसको वो कर सकते हो, एंड व्हाट यू वांट। इसके आगे इन्होंने लिख दिया आपको कब कब रिटर्न्स भरनी है। तो इसके केस में आपको रिटर्न 3 महीने में एक बार भर सकते हो, 3 महीने पोर्टल मत खोलो, मगर टैक्स आपको भरना जरूरी है मंथली। वो कैसे भरेगा वो भी मैं बता दूंगा। और अगर आपका टैक्स बनता ही नहीं है तो आपको 3 महीने पोर्टल खोलने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज एन एडवांटेज यू कैन से। और इसकी जो डेट है, अगर कोई आपने इनवॉइस काटा तो 13 तारीख है, जनवरी में काटा 13 फेब में काटा 13 मार्च, ये फाइनल नहीं होता, ये सिर्फ अगले को क्रेडिट दिखाने के लिए होता है। इसके बाद आपको फाइनल GSTR 1 क्वार्टर के बाद भरनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें डाउट क्या आ रहा है लोगों का, मान लो मेरा अब PMT 06 कैसे भरना है, ठीक है, कि हमें कैसे कितना टैक्स भरना है। मान लो आपका सेल है, आप करंट महीने की वर्किंग करोगे, जैसे GSTR 3B की करते हो, ठीक है। आपने निकाली, मेरा आउटवर्ड टैक्स आ गया 1 लाख रुपए, इनपुट आ गया 80,000 रुपए, आपने आगे 20,000 रुपए इसका टैक्स बनता है। 20,000 की बाइफरकेशन निकाल ली, 10,000 बनता है I का, 5 C का और 5 S का बनता है, ठीक है। अब आपके पास पुराना क्रेडिट पड़ा हुआ है, आपको जो पोर्टल वर्किंग करके देता था वो खुद करनी है एक्सेल पे। अब आप देखोगे आपके पास पुराना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उसको एज पर सेक्शन 49 है वो करोगे, माइनस करोगे। मान लो पहले IGST में 10,000 पड़े हैं तो अब 10,000 में माइनस करोगे, आप फिर निकाल लोगे नेट कितना बनता है मेरा। अगर नेट नहीं बन रहा तो आपको PMT 06 भरने की जरूरत नहीं है। और पुराना भी माइनस करके अगर बन रहा है, मान लो पुराना पड़ा था टोटल 10,000 और अब की बार 20,000 बनता था, तो 10,000 रुपए आपको PMT 06 से पे कर देने हैं और आपकी रिटर्न भर गई, आपकी मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया। अब PMT 06 पेमेंट कैसे करते हैं, सर्विसेज में जाके पेमेंट में जाके क्रिएट चालान, अब ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब आपने कर दिया चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, जो पूरी वर्किंग करोगे और ये चालान जमा कराओगे जो मैंने एक्सप्लेन करा यहाँ पे, और खत्म, कुछ नहीं है। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ माउस यूज कर लो ना, माउस।
जैसे नॉर्मल चलान होता है वैसे चलान होगा, बस इसका मंथली पेमेंट और क्वार्टरली रिटर्न यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। तो आपका ये PMT 06 बन गया। ठीक है, अब आप कहते हो कि हमें ये वाला ऑप्शन नहीं लेना है, गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया है। वो ऑप्शन क्या दिया है? 35% ऑफ दी इन कैश बेसिस। इसका मतलब मान लो पिछले आप क्वार्टरली रिटर्न वाले हो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपने कैश में पे करा है 20,000 रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है जनवरी में 20,000 का 35% भर दो, फेब में 20,000 का 35% भर दो, एंड कहानी खत्म। जो फाइनल होगा वो फाइनल मार्च में आप वो भरोगे। फाइनल में आप प्लस माइनस कर सकते हो मार्च में। फिर वही 35 वाला ही सही है, वर्किंग पर मंथ का। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो क्या करे? क्लाइंट के पास, क्लाइंट कह रहा है मेरे पास है ही नहीं, मेरा अब की बार बनता ही नहीं टैक्स। पिछले साल तो महीने बनता था, क्वार्टर में 1 लाख रुपया, 35,000 बनता ही नहीं मेरा इनपुट खड़ा हो गया, मैंने स्टॉक खरीद लिया, तो वो क्यों अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करेगा? तो आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ जाएगी। पर पूरी वर्किंग है, पूरी प्लानिंग है, मतलब इतना इजी डिसीजन नहीं है, और वन टाइम डिसीजन नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा डिसीजन हर बार। और जो हमें B2B इनवॉइसेज जैसे हम डाल रहे हैं अब जनवरी से, तो जब मेरी ये क्वार्टर की जन फेब मार्च की मेरी GSTR बन जाएगी, उसमें ये दोबारा से डालेंगे सबके सब, मतलब 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री नहीं होगी ना, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। 35% क्या कब यूज करना है कब नहीं करना, वो क्लाइंट से बात करके पता लगेगा, केस टू केस। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस पर डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 35% भरते हो तो आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ नहीं है, मगर अगर आप सेल्फ असेसमेंट में जाते हो, आपका टैक्स बनता था, आपने पे नहीं करा, तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा 18% पर एनम के हिसाब से। यानी अगर मेरा लेटर सपोज पिछले क्वार्टर में 1 लाख रुपए कैश में GST पे हुआ था, मैंने जनवरी में 35,000 रुपये जमा करा दिया, और लास्ट में जाके पता लगा कि जनवरी का 50 था, तो नहीं मुझे देना इंटरेस्ट? नहीं देना। अगर आप 35% वाला रूल फॉलो कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना। तो इसमें एक टैक्स प्लानिंग हो सकती है कि पर्सन एक्चुअल वर्किंग कर ले, एक्चुअल वर्किंग में अगर वो ज्यादा आ रहा है 35% से, तो वो 35% जमा करा देगा। बिल्कुल, वो ही इज डूइंग लीगल। यस, टोटली लीगल, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। ये जमा कराने की डेट 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ है, मतलब जैन की जो 25 फरवरी, फेब की 25 मार्च। ठीक है, देख ले, बेशक याद नहीं रहेगा तो बाद में। तो ये तो मतलब इस बार जो सेलेक्ट हो चुके हैं, हमें 3B नहीं फाइल करनी, हमें PMT 06 फाइल करना है। और अगली बार आप नहीं चाहते ये करना तो आपको ऑप्ट इन, हाँ, वो टाइम से ऑप्ट इन कर लेंगे। मंथली कर लो, अभी कर लो बेशक, अगले क्वार्टर के लिए। ये हर क्वार्टर आपको वर्किंग करनी है, एक बार लॉग इन करके सिलेक्ट करना है। जिनकी क्वार्टरली उनकी करना है ना। इतनी वर्किंग करनी है तो फीस की भी वर्किंग करनी पड़ेगी। इसके बाद अपने को एक जो चीज हम मिस कर देते हैं, पोर्टल लॉगिन करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। सर इसमें ये जो PMT 06 वाला है, हाँ। मान लो जो कि हमारा टैक्स ना बाहर आता 2 लाख रुपए, हम्म। और यदि मैंने 1 ही लाख ना भी ना किया उस पे हाँ। PMT 06 से, यदि मैं वो 1 लाख अगले मंथ में एडजस्ट ना करना चाहूँ तो ये हो सकता है क्या उस पे इंटरेस्ट रहेगा? एक बार फिर से बोलिए। जैसे मान लो जनवरी में मेरा टैक्स बढ़ रहा है 2 लाख रुपए, मेरे पास भी 2 लाख पे नहीं है, मैंने 1 लाख ना पे कर दिया अभी, और 1 लाख यदि मैं चाहूँगा जो कि इसी मंथ वाला 1 लाख जो है वो अगले मंथ में पे करूँ, हाँ, तो इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट ना लग जाएगा। लेकिन अगर वो जो 1 लाख आपने पे किया है वो पिछले क्वार्टर के टोटल कैश पेमेंट के 35% से ज्यादा है, तो आपको नहीं लगेगा। बट फिर आपको 35% वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन वो सेलेक्ट करना फिर पड़ेगा। आप मर्जी से 1 लाख नहीं कर सकते, जो 35% आ गया आ गया। मैं करके दिखा देता हूँ। जिसके पास QRMP है उसी के पास ये ऑप्शन है, और 5 करोड़ से ऊपर में QRMP ऑप्शन ही नहीं है ना। Since you have filed the last GST or 3B monthly, 100% of the tax liability paid by debiting the cash will be auto populated. अब ये मंथली फाइल करता था, तो उसको 100% ऑफ द मंथली भरना पड़ेगा। अगर एक क्वार्टरली करता होता तो तीनों का ऐड करके 35%। वो एक ही बात हो गई, 1/3 हो गया वो। दे दिया अमाउंट 33,390। तो इनके केस में यहाँ जनरेट करके 33,390C और 33,390S आप पे करो,
आपकी लायबिलिटी खत्म, फिर बाद में एडजस्ट कर देना, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, पेनल्टी नहीं। ठीक है। इसके अलावा एक वर्किंग बहुत जरूरी करनी है कि कोई क्लाइंट को नोटिस तो नहीं आया हुआ, तो यूजर सर्विसेज में जाके व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में आप चेक करोगे जब भी लॉग इन करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन यूजर सर्विसेज में जाके एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में सिलेक्ट करोगे। होता क्या है, नोटिस आया होता है, क्लाइंट मेल का पता नहीं है और रिप्लाई करने की डेट मिस हो जाती है, और इसकी वजह से हो क्या रहा है, मैनी जीएसटी नंबर वो उठा के सीधा कैंसिल कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो वो चीज ना हो। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दो चीजें, नोटिसेज एंड ऑर्डर्स एंड एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स। एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में यूजुअली असेसमेंट के नोटिस आते हैं एंड नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में डिफॉल्ट के यूजुअली। ठीक है, तो ये एक वर्किंग करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये क्यूआरएमपी की से अलावा हम बात करें, कोई कंपनी मान लो अब क्यूआरएमपी से बाहर है, अभी हमने पढ़ा 5 करोड़ से नीचे वाले, अब 5 करोड़ से ऊपर वाले कंपनीज की बात करती है जो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो उस केसेस में जो चल रहा है वही चलता आएगा। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी आपको मंथली फाइल करनी है, उसमें कोई वो नहीं है। जीएसटीआर 1 की वही डेट है 11 ऑफ द फॉलोइंग, एंड जीएसटीआर 3 भी वही डेट है 20th ऑफ द फॉलोइंग। 22 या 24 नहीं है, 5 करोड़ से ऊपर 20 ही है। बेशक आप दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं पे भी हो, तो आपको वो रिटर्न फाइल करनी है। अब जीएसटीआर 3B में अगेन जैसे हमने पढ़ा सेक्शन 16 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। जब हम आईटीसी लेते हैं तो उसमें वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है अगले ने टैक्सेस पे कर देने चाहिए एंड वो रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए। तो ये वर्किंग हमने करनी है। हर महीने ऑटो पॉपुलेट जीएसटीआर 2B आएगा, उसके हिसाब से ही आपको क्रेडिट लेना है। अभी आप जितना आपका 2B में आया प्लस 5% ले सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आपका बुक्स ज्यादा है, बुक्स एज पर बुक्स इनपुट ज्यादा है, और अप्रैल से क्या होगा, जितना 2B में आ गया वो आपका फाइनल है, वो 5% भी हट जाएगा, 5% भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, किसी का भी इनपुट फालतू नहीं लेना, लोगे तो रेड हाईलाइट हो जाएगा एंड उसके बाद इनके पास इतनी पावर है कि वो आपका नंबर सस्पेंड कर सकते हैं इस बेसिस पे भी, और कर भी रहे। ठीक है, तो क्लाइंट को हर महीने इंटीमेट करना, सर आपकी बुक्स इतनी, एज पर बुक्स आईटीसी इतना बनता है, 2B में इतना आ रहा है, ये डिफरेंस है। अगर तो बुक्स में कम है 2B में ज्यादा है तो एज पर बुक्स लेंगे, और अगर बुक्स में ज्यादा है 2B में कम है तो 2B लेंगे और बैलेंस अगले महीने देंगे, वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एक वर्किंग फालतू करनी पड़ेगी हमें एक्सेल शीट पे कि क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। करते हैं वो 10% वाले को। हाँ, अब 5 हो गया फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात जो कोई भी नहीं करता, एक बार कोई भी मंथली वाला लॉगिन मान लो हमें इसकी जीएसटीआर 3B भरनी है। ठीक है, एक फॉर्मूला लगा रखा है सबने। पहले तो यस नो वाला ऑप्शन आता था, अब वो यस नो वाला ऑप्शन बंद हो गया। ठीक है, यस नो वाला ऑप्शन आता था तो हमेशा जो ऑप्शन आता था कि इंटरस्टेट सप्लाई कुछ हुई है तो पूरा भारत ऑलमोस्ट नो कर देता था। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं हुई, इसलिए क्योंकि इससे ना कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं है, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं लग सकता, पेनल्टी नहीं लग सकती ये वाली फिगर बताने से। मगर अगर आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई करी है तो वो आप उसको रिपोर्ट करोगे, इसकी कोई वो नहीं है एग्जेम्पशन गवर्नमेंट को। कल को वो जनरल पेनल्टी लगा सकते हैं कि आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, आपकी तो इंटरस्टेट सप्लाई है, और ये मुश्किल नहीं है जाननी। अगर यहाँ पे आईजीएसटी आ रहा है, जैसे इस केस में 97,000 आईजीएसटी आ रहा है, तो मतलब इंटरस्टेट सप्लाई हुई होगी। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तभी आईजीएसटी लगा है, तो यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, दैट टू
मंथ वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज ना, स्टेट वाइज आपको देनी है कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी इंटरस्टेट सप्लाई करी है। अब इसको लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते? पहले जब ये आया था तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज था, बट फिर गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करा, फिर सेक्शन में अमेंडमेंट कर दी कि अनरजिस्टर्ड सप्लाई पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा एज ऑफ नाउ। कल को ये कभी भी लगा सकते हैं। तो ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कहो, ये इन्होंने कंप्लाइंस मैंडेट कर दिया है। अगर आपने कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को और यूआईएन होल्डर्स को, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। रजिस्टर को नहीं करिए, अनरजिस्टर्ड नहीं करिए। हाँ, स्टेट वाइज जो है, स्टेट वाइज रिपोर्टिंग इसकी होगी कि आपने किस स्टेट में किसको वो तो गवर्नमेंट को वैसे भी वो डेटा तो चाहिए ना। आईजीएसटी जो है उसमें जो स्टेट का पोर्शन है, कौन सी स्टेट को जाएगा वो कैसे पता लगेगा जब तक प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगी उनके पास। B2B में तो पता लग जाएगा, बट B2C में नहीं पता लगेगा। तो इसलिए B2C के लिए गवर्नमेंट ये डेटा मांगती है जो कोई देता नहीं है। तो ये कंपलसरी नहीं था शुरू से? इस पे सर था तो, बट कोई सिलेक्ट नहीं करता था ये ट्रीटमेंट। 90% ऑफ द पीपल डोंट डू दिस, इवन द कॉर्पोरेट्स डोंट। नहीं तो अगर मैंने आईजीएसटी डाला है और B2C में मेरी फिगर है, नहीं जीएसटी ये 3B है। ये 3B अच्छा, तो 1 में तो जाता है, वन में जाता है। 1 में तो स्टेट वाइज मैं दे ही रहा हूँ B2C की अपनी डिटेल, तो यहाँ फिर एडिशनली का क्या मतलब है? मतलब अब शुरू से अब इसमें रिक्वायरमेंट रही है, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है। तो मतलब जो GSTR 1 में हम डाल रहे हैं डिटेल B2C की, वो 3B में डाल, वो 3B में भी डाल शेयर देंगे। साइट के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी लोग नहीं भरते, बट ये काफी 50% ज्यादा लोग ये भरते हैं एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। कोई भी आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ये बहुत जरूरी है। इनवर्ट सप्लाई रिवर्स होना है, कितना नहीं होना और क्या होना है क्या नहीं होना। मतलब आपने जो अनरजिस्टर्ड लोगों से परचेजेस करी हैं, हाँ, वो नॉन जीएसटी में आएगा, राइट। ठीक है ना। आपके नॉर्मल खर्चे डले होते हैं, ठीक है ना। मान लो कन्वेयंस एक्सपेंस है, आपका स्टेशनरी एक्सपेंस है, बुक्स में डला हुआ है, और वो नॉन जीएसटी सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई है। बेसिकली वो भी वही बात है कि पहले वो रिवर्स चार्ज पे थी, 94 में था कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली है, इनवर्ट सप्लाई, तो उस पे आपको रिवर्स चार्ज पे जीएसटी जमा करा के फिर उसका आईटीसी लेना है, ठीक है। वो 94 उन्होंने हटा दिया, लेकिन वही है, वो डेटा तो वो मांग रहे हैं ना। इसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं दी, बट मेरे हिसाब से देनी चाहिए थी। मतलब बिल्कुल ही लॉजिकल है इतना डेटा देना। मतलब वो कह रहे हैं हम हर महीने अपना जो है P&L फाइनल होना चाहिए तुम्हारा। एंड लास्ट, ये भी कोई नहीं करता, करनी जरूरी है। इसके ऊपर बहुत नोटिस आ जाएंगे। आपने रिटर्न ड्यू डेट थी 20 तारीख, भरी 21 को, ये तो ले लिया 250 उसने अपने आप, तो आपने पे कर दिया। 1 महीने का इंटरेस्ट कौन देगा? 1 दिन का, सॉरी। अगर आपकी रिटर्न लेट है तो जितना भी आपने कैश में दिया है उसका इंटरेस्ट आप जमा करवाओगे उसी रिटर्न में जब आप लेट भर रहे हो, वरना नोटिस आ जाएगा। आई में देना पड़ेगा इंटरेस्ट? नहीं, आपका मान ले तेरा जो पेबल बना टैक्स, आई का बना 10,000, सी का बना 5, एस का बना 5, तो 10,000 रुपये के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इधर आएगा, 5 के ऊपर इधर आएगा, 5 के ऊपर इधर आएगा, ठीक है। तो ये 3B की हमने एक बार ओवरव्यू ले लिया, क्या हम मिस करते हैं। जो हम डालते हैं उस पर मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। इसके अलावा GSTR 1 पे आ जाते हैं एक बार। GSTR 1 में किसी की भी, जैसे दिस इज वेरी कॉमन, सब डालते हैं, किसी की भी लार्ज इनवॉइसेस है वो रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है। 50% लोग रिपोर्ट नहीं करते। B2C तो है, पर ये होती भी नहीं, नॉर्मली लोगों की होती भी नहीं। जो इंटरस्टेट जाती है वो B2B ही होती है 90%। और उसकी वैल्यू भी अगर 2.5 लाख से ऊपर है तब वो लार्ज होगा, अदरवाइज वो लार्ज नहीं होता। तो ये रिपोर्टिंग जरूरी है। इसके अलावा जो हम रिपोर्ट नहीं करते, सबसे इम्पोर्टेंट 11A और 11B। अभी एक कंसेप्ट समझाया था जसप्रीत ने कि एडवांस दे दिया, गुड्स नहीं गए, इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हमें।
जब भी हम यहाँ पे एडवांस की डिटेल्स भरते हैं, ठीक है, हम टैक्स तो भरते हैं मगर यहाँ पे स्टेट वाइज भरते हैं कि स्टेट वाइज कितना एडवांस आया और कितना हमारा बनता है। अगर इनपुट मिलना होता तो वो सप्लायर रिसीवर इनकी डिटेल्स मांगता, उसका जीएसटी नंबर मांगता, फिर वो 2A में रिफ्लेक्ट होता। ना यहाँ जीएसटी नंबर जाएगा, ना वहाँ 2A में रिफ्लेक्ट होगा, ना आपको इनपुट मिलेगा। तो एडवांस के ऊपर इनपुट तो मिलना ही नहीं। मगर गुड्स के केसेस में तो एग्जेम्पशन है, आपको एडवांस पे जीएसटी नहीं जमा कराना। इसका लॉजिक ये है कि वैट में नहीं होता था, और सर्विसेज में आपको करवाना है। इसका लॉजिक ये है कि सर्विस टैक्स में होता था। तो ये इसी लॉजिक पे इन्होंने जीएसटी मिलाया। तो कोई भी कंपनी अगर सर्विसेज दे रही है, हमारी काफ़ी कंपनीज है जो सर्विसेज देती है, तो उनके केस में अगर एडवांस आया है तो आपको 11A में रिपोर्ट करना है और उसका टैक्स पे करना है। और अगर जैसी एडवांस आया, अप्रैल के महीने में एडवांस आया और मई के महीने में इनवॉइस इशू हो गया, तो मई में उसको एडजस्ट करना है 11B में। तो इसकी वर्किंग जरूरी होनी चाहिए, कितना एडवांस आया, कितना एडजस्ट आया। पूरे साल में मान लो 50 लाख एडवांस आया और उस 50 लाख के अगेंस्ट 45 लाख रुपीस की इनवॉइसेस इशू हो गई, तो 45 यहाँ आ जाएगा। 5 लाख हम ये कहेंगे कि 5 लाख रुपए ऐसे हैं जो हमारी सेल नहीं है, एज पर इनकम टैक्स एडवांस है, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एडवांसेस का, ये भी रिपोर्ट नहीं करते। अगला HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपको मैंडेट नहीं है एज ऑफ नाउ, कह रहे हैं अप्रैल से जरूरी हो जाएगा, बट अभी नहीं है। तो आपको 1.5 करोड़ से ऊपर आपको HSN समरी देनी है। डॉक्यूमेंट इशू, आपने एक डॉक्यूमेंट इशू करा, आपकी टर्नओवर है 10 रुपए, तब भी आपको देनी है डिटेल। तो इस पे कोई लिमिट नहीं है, आपको ये रिपोर्टिंग करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर टर्नओवर इज। नीचे इसमें अमेंडमेंट्स है और ये GSTR 1 भी हमारा खत्म हो जाता है। तो 3B1 पढ़ लिया, QRMP पढ़ लिया, नॉर्मल में कैसे चलना है। अब किसी का डाउट है कि कौन सी रिटर्न में क्या करना है, कैसे करना है, तो वो एक बार पूछ सकता है, या क्लियर हो गया सेशन को। चलो, थैंक यू वर्दीप सर। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वर्दीप सर। थैंक यू सर।